नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस नामक पुस्तक का विमोचन। कहा, कश्मीर के इतिहास को लेकर फैलाए गए मिथक। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था और हमेशा रहेगा। दिल्ली में फर्जी मतदाताओं को लेकर घमासान जारी। भाजपा ने फिर साधा अरविंद केजरीवाल पर निशाना। कहा, सत्ता बचाने की कर रहे हैं कोशिश। संजय सिंह, अनीता सिंह और सुनीता केजरीवाल के कई वोटर लिस्ट में नाम। बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सख्त एक्शन जारी। दिल्ली पुलिस ने किया घुसपैठियों को दिल्ली में बसाने वाले रैकेट का पर्दाफाश। उधर लखनऊ में कार्रवाई के लिए मेयर ने लिखा कलेक्टर को पत्र। बांग्लादेश की जेल में बंद चिन्मय कृष्णदास को नहीं मिली राहत। बांग्लादेश की चटगांव कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की। 25 नवंबर 2024 को हुई थी गिरफ्तारी। और राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 की घोषणा। डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, मनु भाकर, प्रवीण कुमार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार। 3 कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कश्मीर का इतिहास बताने वाली पुस्तक जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख थ्रू द एजेस का विमोचन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कश्मीर कला, संस्कृति और अध्यात्म के जरिए पिछले 10,000 वर्षों से भारत की संस्कृति को पोषित कर रहा है। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। भारत के कोने कोने में जो संस्कृति, भाषा, हमारी लिपियां, आध्यात्म के विचार, तीर्थ स्थलों की कला, व्यापार और वाणिज्य बिखरा पड़ा है, वो कम से कम 10,000 साल से कश्मीर में उपस्थित था और वहीं से देश के बहुत सारे हिस्से में आया। जब ये बात सिद्ध होती है तो अपने आप कश्मीर का भारत के साथ जुड़ाव का प्रश्न ही बेमानी हो जाता है। लगभग 8,000 साल के पुराने ग्रंथों में से तंवर साहब ने ढूंढ कर कश्मीर का जिक्र निकालकर यहां प्रस्तापित किया है। और जब एक ग्रंथ कश्मीर और झेलम की बात करते हैं तब कोई नहीं कह सकता कि कश्मीर किसका है। कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग पहले भी था, आज भी है और हमेशा के लिए रहने वाला। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत ही दुनिया में एकमात्र देश है जो कि जियो पॉलिटिकल नहीं बल्कि जियो कल्चरल देश है। भारत की सीमाएं युद्ध से नहीं, सांस्कृतिक एकजुटता के कारण बनी हैं। एक प्रकार से देखें तो दुनिया भर के देशों का अस्तित्व जियो पॉलिटिकल अस्तित्व है। बाउंड्रीज से बने हुए देश हैं, या तो किसी युद्ध से जन्मे हैं या तो किसी समझौते से जन्मे हैं। पूरी दुनिया में एकमात्र देश भारत ऐसा देश है जो जियो कल्चर देश है, जिसकी बाउंड्री संस्कृति से निर्माण होती है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, गांधार से लेकर उड़ीसा तक और बंगाल से लेकर गुजरात तक, पूरे देश में कहीं पर भी आप घूम लीजिए, हम संस्कृति से जुड़े हुए देश हैं। अब बात संभल सर्वे की। उत्तर प्रदेश के संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे का काम पूरा हो चुका है और इसी क्रम में कोर्ट कमिश्नर ने चंदौसी कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट को पेश किया। कोर्ट कमिश्नर रमेश सिंह राघव ने बताया कि यह रिपोर्ट 45 पन्नों की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक सील बंद लिफाफे में यह रिपोर्ट पेश की गई है। गौरतलब है कि शाही जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर होने का दावा पेश करने वाली याचिका सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट में 19 नवंबर को दाखिल की गई थी। इसके बाद उसी दिन शाही जामा मस्जिद का सर्वे किया गया था, लेकिन सर्वे पूरा ना होने के कारण कोर्ट कमिश्नर
24 नवंबर को फिर से शाही जामा मस्जिद का सर्वे करने के लिए पहुंचे थे। ऑनरेबल कोर्ट द्वारा मुझे इस केस में अधिवक्ता किया गया था। 2 शिफ्ट में सर्वे हुआ था, 19 नवंबर 24 नवंबर में 2 शिफ्ट में हुआ था। टोटल वीडियोग्राफी हमने सब चीज़ों की जो थी उसकी वीडियोग्राफी की थी। कंप्लीट वीडियोग्राफी, हर एंगल हर डायरेक्शन में उसकी वीडियोग्राफी की है। जो जहां हमें फैक्ट दिखा था उसकी कंप्लीट वीडियोग्राफी करके उसके बारे में रिपोर्ट आज हमने ऑनरेबल सिविल जज सीनियर डिवीजन श्री आदित्य सिंह के कोर्ट में पेश कर दी है। और अब बात दिल्ली की राजनीति की। दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर वोटों का फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाया। भाजपा ने पोस्टर जारी कर कहा कि वोटों का फर्जीवाड़ा करके केजरीवाल सत्ता बचाने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा ने अपने पोस्टर में कहा है कि दिल्ली में केजरीवाल का नया खेल। साथ ही कहा कि मकान मालिक को नहीं पता और उसके घर के पते पर सैकड़ों वोट बना दिया था इस ठग ने, वो भी एक विशेष समुदाय का। इन नए वोटरों की उम्र 40 साल से लेकर 80 साल तक के बीच बताई जा रही है। और दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े पर कहा कि आप नेता संजय सिंह का नाम 2 जगह वोटर लिस्ट में जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि राज्यसभा सांसद चुनाव अधिकारी को धमकाने का काम करते हैं। 2018 का एफिडेविट, जब संजय सिंह राज्यसभा में जाते हैं, इनका वोट हरिनगर विधानसभा में रजिस्टर्ड है। ये सरकारी एफिडेविट है जी, हमारा नहीं है। लेकिन जब ये अपना एफिडेविट दे रहे थे उस समय सुल्तानपुर की नगर पालिका परिषद की इस वोटर लिस्ट में संजय सिंह का नाम है। एक व्यक्ति जो राज्यसभा सांसद में अपना शपथ पत्र दे रहा है कि मैं हरिनगर विधानसभा दिल्ली का निवासी हूं, उस समय उसका वोट सुल्तानपुर में नगर पालिका की परिषद की जो वोटर लिस्ट है उसमें भी दर्ज है। इनका मन नहीं भरता खाली हरिनगर से, फिर नई दिल्ली विधानसभा में अपना वोट बनवाते हैं। ये संजय सिंह, नई दिल्ली विधानसभा। और इसके साथ साथ दिल्ली में मन नहीं भरता, तिलक नगर में भी वोट है। ये नई दिल्ली, ये तिलक नगर। फर्जीवाड़ा देखिए इनका, झूठे मक्कार फर्जी लोग। और इस बीच दिल्ली पुलिस ने अवैध बांग्लादेशी इमिग्रेशन रैकेट का भंडाफोड़ किया है। दिल्ली पुलिस ने 2 बांग्लादेशी और 2 भारतीयों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बांग्लादेशी पति पत्नी हैं जिनका नाम बिलाल हुसैन और तानिया खान है। ये दोनों 2022 में भारत आए थे। इनका भाई अनीश शेख इन्हें भारत लाया था। अनीश फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस ने बताया कि इस केस में अभी तक इनके आधार, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट ही मिले हैं। फिलहाल इनके पास वोटर कार्ड नहीं थे। एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद कुछ और बड़ी खबरों को देखेंगे। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, और कम दाल पर असली दाल। MDH कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। दिल्ली से ही अगली खबर। राजधानी दिल्ली की झुग्गियों में रहने वाले लोगों के लिए नया साल खुशखबरी लेकर आया है। जो लोग अब तक झुग्गियों में रह रहे थे, अब नए साल में उन्हें नया घर मिलने जा रहा है। और यह सपना साकार हो पाया है मोदी सरकार की जहां झुग्गी वहीं मकान योजना के चलते। जिन्हें मोदी सरकार की इस योजना के तहत मकान मिलने जा रहा है, उनकी खुशी का तो ठिकाना नहीं है। वो कह रहे हैं कि उनका बरसों का सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा करने का काम किया है।
नववर्ष के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली की झुग्गियों में रहने वाले लोगों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। 3 जनवरी को पीएम मोदी दिल्ली के अशोक विहार क्षेत्र के झुग्गी वासियों को नए फ्लैट की चाबियां सौंपेंगे। जहां झुग्गी वहीं मकान योजना के तहत दिल्ली के अशोक विहार के स्वाभिमान अपार्टमेंट में 1675 नए मकान बनाए गए हैं। योजना के लाभार्थियों ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। जब से हम लोग रह रहे हैं तब से देख रहा हूँ यहाँ इतना गंदगी है, ना यहाँ के पानी की व्यवस्था था, ना यहाँ कोई सफाई की व्यवस्था था। बच्चे हमेशा परेशान रहते थे, बीमार पड़ते थे, हम लोग हॉस्पिटल दौड़ते थे, लेकिन कभी भी कोई देखने नहीं आया। जब से प्रधानमंत्री इस चीज़ को ध्यान दिया हम लोग के बच्चे के ऊपर, जो ना चलो वहाँ के बच्चे के ज़िंदगी संवरा जाए, अच्छे से उन लोग परवरिश हो, अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छे जगह रहे, तब से हम लोग बहुत खुश है प्रधानमंत्री के ऊपर, जो हम लोग के बच्चे की ज़िंदगी के लिए उन्होंने कुछ न कुछ सोचे हैं। जो आज ने मोदी जी ने ये काम किया है हमारे लिए बहुत अच्छा लगा, और हमारे जो बच्चे हैं कम से कम कुछ आगे जाके कुछ बन सकते हैं, उनके लिए कुछ सोचे हैं वो लोग। मोदी जी ने कहा था कि हम जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देंगे। आज उन्होंने झुग्गी के जगह पर मकान बना करके दे रहे हैं। मैं यहाँ जेलरवाले बाग में 30 साल से रहता हूँ, और मोदी जी ने वादा किया था कि क्या कहते हैं जहाँ झुग्गी वहीं मकान, उसके बाद अपना वादा पूरा किया। यहाँ पे हमें जेलरवाले बाग में फ्लैट हमें दिया। हमारे मोदी जी दिए फ्लैट, जहाँ झुग्गी वही जो मकान, हमारे बच्चे को भविष्य के लिए अच्छे काम किए हैं। में बारिश बुनी में पानी भर जाता था और नालियों का पानी घर में घुस जाता है, अब कीड़े मकोड़े दुनिया के घर में भर जाते थे, हमको बड़ी परेशानी थी, नालियां भर जानी, बच्चों को स्कूलों से परेशानी। आज मोदी जी ने हमें फ्लैट देने, इसके लिए हमको बहुत खुशी हो रही है। इसके लिए मोदी जी को मैं धन्यवाद दे रही हूँ। मोदी जी को मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने कीचड़ से निकाल कर हमें मकान देकर स्वर्ग में बैठा दिया। मोदी जैसा नेता न कभी हुआ न होगा। हम लोगों को 30 साल से ज़्यादा हो गया झुग्गियों में रहते हुए, मोदी जी की तरफ से मकान मिल गया, बहुत बढ़िया है। मैं 25 साल से जेलरबाग में हूँ, और मेरे बच्चे भी यहाँ हुए, पढ़े लिखे यहाँ नगर निगम के स्कूल में, लेकिन कहीं उनको अगर किसी यूनिवर्सिटी में जा कर के अगर एडमिशन कराना झुग्गी का नाम आता था तो इग्नोर कर देते थे कि नहीं ये झुग्गी में रहने वाला है। आज वो सम्मान मिला है। वाकई ये योजना ऐसी है जो गरीबों की जिंदगी में नए साल में बिल्कुल एक नया उजाला लेकर आई है। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के महान समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी श्री मन्नाथु पद्मनाभन को उनकी जयंती पर याद किया है। उनका जन्म आज ही के दिन 1878 को केरल के कोट्टायम जिले में पेरूना नामक स्थान पर हुआ था। पीएम मोदी ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, श्री मन्नाथु पद्मनाभन को उनकी जयंती पर स्मरण। वह सच्चे दूरदर्शी थे जिन्होंने समाज के उत्थान, महिलाओं को सशक्त बनाने और मानवीय पीड़ा को दूर करने के लिए अथक प्रयास किए। शिक्षा और सीखने पर उनका जोर भी उल्लेखनीय था। हम राष्ट्र के लिए उनके दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वक्त आ गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो देखेंगे कुछ और बड़ी खबरें। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, और कम दाल पर असली दाल। MDH कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। आगे की बड़ी खबरों में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की सनातन धर्म के खिलाफ कथित टिप्पणी को लेकर उठे विवाद के बीच भाजपा के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री बी मुरलीधरन ने इस मामले पर अब कांग्रेस पार्टी के रुख पर भी सवाल उठाए हैं। इससे पहले मंगलवार को विजयन ने शिवगिरी तीर्थ यात्रा को संबोधित करते हुए कहा था कि समाज सुधारक और संत श्री नारायण गुरु को सनातन धर्म के समर्थक के रूप में चित्रित करने का प्रयास जाति आधारित वर्णाश्रम धर्म को बढ़ावा देने के अलावा
और कुछ नहीं है। केरल के मुख्यमंत्री ने कहा था कि सनातन धर्म राजशाही और जातिवाद को वापस लाने के अलावा और कुछ नहीं है। केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता ने मुख्यमंत्री की टिप्पणी से असहमति जताई, जबकि राज्य कांग्रेस अध्यक्ष ने उनका समर्थन किया था। मुरलीधरन ने कहा कि केरल में कांग्रेस नेता और विपक्ष के नेता ने सनातन धर्म और भगवाकरण शब्द के बारे में मुख्यमंत्री की टिप्पणी का विरोध किया, जबकि राज्य कांग्रेस अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री के इस बयान का समर्थन किया। भाजपा ने इस मामले पर विरोध प्रदर्शन कर कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को से इस बारे में स्पष्टीकरण मांगा और इस बात पर जोर दिया कि केरल के मुख्यमंत्री की टिप्पणियां हिंदू दर्शन को नुकसान पहुंचा रही हैं। Congress leader of Kerala and the leader of opposition in the state assembly disagrees with the chief minister's comments on Sanatana Dharma and opposes the term of saffronization. His own party president of Kerala has supported the statement of the chief minister that Sanatana Dharma is nothing but bringing back monarchy and bringing back casteism. और वहीं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई के नेता डी राजा ने इस मामले में मुख्यमंत्री विजयन का बचाव किया और कहा कि हम सनातन का विरोध करते हैं क्योंकि सनातन भेदभाव को बढ़ावा देता है। I do not agree with what BJP is saying. BJP is talking about Sanatan. They must define what is Sanatan. BJP, RSS should explain to the people what is Sanatan. We are opposed to Sanatan. We think Sanatan is an ideology which perpetuates inequalities, which perpetuates caste system, which perpetuates patriarchy. So we are opposed. तो वहीं विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि कोई मुख्यमंत्री पब्लिसिटी के लिए इतना गिर जाएगा, ये अपेक्षा नहीं की थी। हिंदू धर्म पर, हिंदू मानविंदुओं पर, हिंदू संतों को और हिंदू मंदिरों को कब्जा करके रखना, उनको कलंकित करना, उन पर लालछन लगाना, अपनी ओछी जबान से ओछी पब्लिसिटी के लिए इतना नीचे गिर जाएंगे, कम से कम एक मुख्यमंत्री से ये अपेक्षा नहीं थी। अगली खबर, बांग्लादेश के सेना प्रमुख वाकर उज़्ज़मान ने भारत के साथ संबंधों में संतुलन बरतने की वकालत की है। उन्होंने कहा है कि भारत के साथ हमारा रिश्ता बेहद खास है, हम कभी भारत के खिलाफ नहीं जा सकते। इतना ही नहीं, भारत को महत्वपूर्ण पड़ोसी बताते हुए उन्होंने कहा कि ढाका कई मायनों में दिल्ली पर निर्भर है। बांग्लादेश से कई लोग इलाज के लिए भारत जाते हैं और भारत से बहुत सारा सामान आयात किया जाता है। मतलब साफ है कि भारत बांग्लादेश के बीच लेन देन का रिश्ता है। बांग्लादेशी अखबार से साक्षात्कार में जनरल वाकर उज़्ज़मान ने कहा कि बांग्लादेश ऐसा कुछ नहीं करेगा जो भारत के रणनीतिक हितों के खिलाफ हो और बांग्लादेश को समानता के आधार पर अच्छे संबंध बनाए रखने होंगे। वक्त आ गया एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो देखेंगे कुछ और बड़ी खबर। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत। ब्रेक के बाद अब बात करेंगे महाकुंभ की। तीर्थराज प्रयाग का महाकुंभ मेला 13 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। तो देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम नगरी प्रयागराज पहुंचने वाले हैं। अनुमान है कि इस बार कुंभ मेले में 40 से लेकर 45 करोड़ श्रद्धालु आस्था की इस नगरी में डुबकी लगाएंगे। पूरे मेले को स्वच्छ बनाने के लिए और पर्यावरण को संतुलित करने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने एक नए अभियान को शुरू किया है और इस अभियान का नाम एक थाली एक थैला स्वच्छ महाकुंभ, भव्य महाकुंभ और प्रदूषण रहित महाकुंभ है। इस अभियान के माध्यम से पूरे देश के श्रद्धालुओं ने थाली और थैली का दान किया है, जो कुंभ मेले में सभी तीर्थ यात्रियों को वितरित किए जाएंगे। अभियान का मुख्य उद्देश्य गंगा की पावन तपोस्थली को और गंगा को दूषित होने से बचाना है।
जैसा कि आपको एक थैला और एक थाली इसलिए प्राप्त कराया जा रहा है कि आप प्रदूषण मुक्त जो है पूरे जो है महाकुंभ को, पूरे जो है गंगा मैया के नगर को, जो कि हमारा 45 दिनों तक जो है आयोजन चलेगा, इसको बिल्कुल स्वच्छ जो है बनाएं और अच्छे से बनाएं, जिससे हमारा पर्यावरण भी स्वच्छ रहे। बहुत ही अच्छा काम है। पर्यावरण संरक्षण गतिविधि द्वारा जो हरित महाकुंभ का आगाज हुआ है, ये दिव्य और भव्य और डिजिटल महाकुंभ में एक थैला एक थाली का उद्देश्य यही है कि हम पूरे कुंभ को स्वच्छ रखें, निर्मल रखें और पन्नी मुक्त रखें, डिस्पोजल को हम लोग समाप्त करें। ऐसा संकल्प हमारे इस संरक्षण गतिविधि द्वारा, जो पर्यावरण गतिविधि द्वारा लिया गया है संकल्प, इस पर हम लोग सफलतापूर्वक कार्य करना चाहते हैं। पर्यावरण संरक्षण गतिविधि जो ये कार्य को कर रही है, ये दृष्टि लगा के कर रही है कि आप जो हमारा ये महाकुंभ का आयोजन हो रहा है 2025 का, जिसमें ये माना जा रहा है कि 40 से 45 करोड़ लोगों का यहाँ पे निर्वसन होगा, तो उसको ध्यान में रखते हुए अगर आप प्रत्येक व्यक्ति की जो दिनचर्या है उसको ध्यान में रखेंगे तो ये होता है कि सुबह का उसका नाश्ता, दोपहर का उसका भोजन और रात का उसका भोजन, तो उसमें कई सारे जो डिस्पोजल के प्रयोग होते हैं, जिसमें पत्तल का इस्तेमाल होता है, धोने का प्रयोग होता है, प्लास्टिक का प्रयोग होता है, तो उसको उस कचरे को रोकने के लिए ये प्रयास है एक थैला और एक थाली। पूरे भारत से हम लोग, हर प्रदेश से, हर गांव से ये थैला थाली जनता के द्वारा संग्रहित किया जा रहा है और उनके द्वारा यह हमारे प्रयागराज में आ रहा है। और इसके बाद अभी तक हमारे पास कम से कम 8 से 10 लाख थैला थाली प्रयागराज आ चुका है और यही संख्या लगभग 7 से 8 लाख अभी रास्ते में है, पाइपलाइन में है, ट्रांसपोर्ट में है, जो अभी हमारे पास आने वाला है। और अब बात खेल पुरस्कारों की। खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए शतरंज के विश्व चैंपियन डी गुकेश, पेरिस ओलंपिक में निशानेबाजी से पदक जीतने वाली मनु भाकर, पैरा एथलीट प्लेयर प्रवीण कुमार और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह, इनको खेल पुरस्कार दिए गए हैं। प्रवीण ने पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की हाई जंप T64 स्पर्धा में एशियाई रिकॉर्ड तोड़कर स्वर्ण पदक जीता था। इसके अलावा 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार भी मिलेगा। डी गुकेश, मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार ये देश में खेल के वो चेहरे हैं जिन्होंने अपने खेल से विश्व स्तर पर न केवल देश का मान बढ़ाया, बल्कि अपनी कामयाबी से अपने अपने खेलों को देश में जड़ से मजबूती देने में भी अहम भूमिका निभाई। गुरुवार को खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा की। ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए शतरंज के विश्व चैंपियन डी गुकेश, पेरिस ओलंपिक में निशानेबाजी से पदक जीतने वाली मनु भाकर, पैरा एथलीट प्लेयर प्रवीण कुमार और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह का नाम रहा। गुकेश ने पिछले महीने 12 दिसंबर को शतरंज की दुनिया का वर्ल्ड चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया था। सिंगापुर में हुई वर्ल्ड चैंपियनशिप में गुकेश ने चीन के डिंग लिरेन को हराकर खिताब जीता था। महज 18 साल की उम्र में वो वर्ल्ड चैंपियन बने, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में भारतीय टीम ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक हासिल किया था, जबकि मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल और 25 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। वहीं प्रवीण कुमार ने पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की हाई जंप T64 स्पर्धा में एशियाई रिकॉर्ड तोड़कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। इन खिलाड़ियों के अलावा 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार भी दिए जाएंगे, जिनमें ज्योति याराजी एथलेटिक्स से, अन्नू रानी एथलेटिक्स से, नीतू मुक्केबाजी से, स्वीटी मुक्केबाजी से, वंतिका अग्रवाल शतरंज से, सलीमा टेटे हॉकी से, अभिषेक हॉकी से, संजय हॉकी से, जर्मनप्रीत सिंह हॉकी, सुखजीत सिंह हॉकी, राकेश कुमार पैरा तीरंदाजी, प्रीति पाल पैरा एथलेटिक्स, जीवन जी दीप्ति पैरा एथलेटिक्स, अजीत सिंह पैरा एथलेटिक्स, सचिन सर्जेराव खिलाड़ी, रणबीर पैरा एथलेटिक्स, प्रणव सूरमा पैरा एथलेटिक्स, एच होकाटोसेमा पैरा एथलेटिक्स, सिमरन जी पैरा एथलेटिक्स, नवदीप पैरा एथलेटिक्स, नितेश कुमार पैरा बैडमिंटन, तुलसीमती मुरुगेसेन पैरा बैडमिंटन, नित्याश्री सुमति सिवान पैरा बैडमिंटन, मनीषा रामदास पैरा बैडमिंटन, कपिल परमार पैरा जूडो, मोना अग्रवाल पैरा शूटिंग, रूबीना फ्रांसिस पैरा शूटिंग, स्वप्निल सुरेश कुसाले शूटिंग, सरबजोत सिंह शूटिंग, अभय सिंह स्क्वैश, साजन प्रकाश तैराकी और अमन कुश्ती से हैं।
बड़ी बात यह है कि इन 32 खिलाड़ियों में से 17 खिलाड़ी पैरा एथलीट्स हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो खेल के इन सितारों का सम्मान। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। और चलते चलते हम आपको एक खबर दिए जाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यू ऑरलियंस में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि हम न्यू ऑरलियंस में हुई कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करते हैं। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं। इस त्रासदी से उबरने पर उन्हें शक्ति और सांत्वना मिले। और अब इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।